हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशनल में सभी का स्वागत है। तो आज बायोटेक्नोलॉजी की हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। बी फार्मा थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर में जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है उसका हम सेकंड यूनिट स्टडी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोनिंग की। तो क्लोनिंग अगर बात करते हैं तो एक तरीके से क्लोनिंग को हम बताएंगे कि क्लोनिंग क्या होता है फ्रेंड्स। अगर हम कॉपीज बनाते हैं, अगर हम क्या बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, तो उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। तो इट इज द प्रोसेस वेयर बाय ए सेक्शन ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड और ए बैक्टीरियोफेज एंड देन अलाउड टू रेप्लिकेट टू प्रोड्यूस न्यूमेरियस कॉपीज ऑफ डीएनए। तो क्लोनिंग का मतलब है कि अगर आप कॉपीज बना रहे हैं, तो हम जब कॉपीज बनाते हैं तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारे पास जो डीएनए रहेगा उस डीएनए को हम क्या करेंगे, उस जो पर्टिकुलर जो हमारे पास उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट और आपका जो वेक्टर रहेगा उसको हम क्या करते हैं, सेल में क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। और सेल क्या होगा, डिवीजन करेगा और डीएनए आपका रेप्लिकेशन हो जाएगा, और रेप्लिकेशन जैसे होगा तो कॉपीज आपको मिल जाएंगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम रेप्लिकेशन। द रेप्लिकेशन नॉर्मली टेक्स प्लेस व्हेन द प्लाज्मिड और फेस क्रोमोसोम इज इंसर्टेड इनटू सुटेबल होस्ट and the host DNA synthesis apparatus replicate the inserted DNA into the host cell। तो फ्रेंड्स वही चीज है जो हमने वेक्टर लिया था, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो होस्ट सेल के अंदर गया। होस्ट सेल मतलब जहां उसको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट मिल रहा है डिवाइड रेप्लिकेशन होने के लिए। तो वहां पर जाके वो क्या करेगा, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो आपका वेक्टर है वो रेप्लिकेट होगा उस डीएनए में और कॉपीज फॉर्मेशन करेगा, वेरियस कॉपीज बनेंगी। इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम क्लोनिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर्स का हम क्या करते हैं, वेक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लोनिंग को करते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर क्या है, तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, जो प्लाज्मिड है या जो बैक्टीरियोफेज है, जो यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द जीन टू क्लोन इनटू द सुटेबल होस्ट। किसी भी होस्ट सेल के अंदर जब हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वेक्टर क्या है, एक तरीके से कैरियर का काम करेगा। जो कैरियर होगा वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर रेप्लिकेट होने के लिए हम उसको डालेंगे। तो उस जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमारा कैरियर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, उसको हम वेक्टर बोल रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सामने मैंने दिखाया हुआ है। वेक्टर जो आपका ये क्या है, क्रोमोसोमल पार्ट है, ये डीएनए का पार्ट है। तो इसमें जो बीच में आपको लाइनिंग जो शो हो रहा है, जो सेगमेंट शो कर रहे हैं, वो सेगमेंट जो है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने उसमें ऐड किया हुआ है फ्रेंड्स। तो जब आप ऐड कर देंगे उसको और उसको आप क्या करते हैं, सेल के अंदर डाल देते हैं, तो वहां जिस तरीके से सेल जब डिवाइड करेगा तो वो रेप्लिकेशन भी करेगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हम, जब हम डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल, देन इट मे कॉज। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने पहले भी आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने ये चीज बताई थी। अगर हम किसी भी डीएनए को या अगर हम किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट, मान लो मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर मैं डायरेक्टली किसी भी सेल के अंदर डाल देता हूँ, तो वो सेल क्या करेगा, कहीं ना कहीं अपना जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसको किल करने की कोशिश करेगा, उस डीएनए को कट करने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो डीएनए रेप्लिकेट ना हो पाए, क्योंकि वो एक फॉरेन है, वो एक फॉरेन पार्टिकल है। और सेल उसको रिकॉग्नाइज कर जाएगा कि ये एक फॉरेन पार्टिकल है, ये मेरा डीएनए नहीं है, और उसको कट करने की कोशिश करेगा। कट करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं सारे बैक्टीरिया के अंदर, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको क्या करेगा, कट करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, वेक्टर यूज करते हैं। तो इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल, देन इट मे कॉज डिग्रेडेशन इन आवर डिजायर्ड जीन। तो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाएगा जीन, कहीं ना कहीं कट जाएगा जीन, ड्यू टू डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ होस्ट सेल, क्योंकि जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है होस्ट सेल का। सो वी यूज वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग आवर डिजायर्ड जीन टू रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट सेल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपना जो वेक्टर होता है उसको हम यूज करते हैं, और उस वेक्टर में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे और उसको होस्ट सेल के अंदर डालेंगे। बिकॉज वेक्टर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल, क्योंकि हमको पता है कि जो वेक्टर है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं हमने किसी बैक्टीरिया से लिया हुआ है और वो उसी का पार्ट है। तो जब वो उसके अंदर जाएगा तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो वो इजीली रेप्लिकेट करेगा। देखो फ्रेंड्स, इसमें एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन शो किया हुआ है। इसको क्लियर करने के लिए, जैसे सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास। जब मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर डाला, देखो फ्रेंड्स इंसर्ट किया हुआ है, शो हो रहा है, और जब वो इंसर्ट हो गया
तो पहली कंडीशन में क्या हुआ कि वो कट हो चुका है। जीएनए इंसर्ट में डिग्रेड बाय द होस्ट सेल इम्यून, जो होस्ट सेल का जो इम्यून है, या बात कर सकते हैं जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जो उसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसकी हेल्प से वो कट कर जाएगा। देखो उसने कट कर दिए, कटिंग हो गया डीएनए का, तो डीएनए किसी काम का। और दूसरी कंडीशन क्या है, टू प्रिवेंट दिस, इसको बचाने के लिए वी यूज वेक्टर, तो वहां पर हम वेक्टर यूज करते हैं। देखो फ्रेंड्स वेक्टर यूज किया हुआ है, और वेक्टर को मैंने क्या करा, सेल के अंदर डाल दिया। तो अब सेल उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो सेल क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट होगा। तो सॉरी, सेल डिवीजन करेगा और जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स वेक्टर का अपना एक बहुत बड़ा रोल रहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान और आर डीएनए फॉर्मेशन करते समय। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो थ्योरेटिकली और डायग्रामेटिकली दोनों इसमें समझाया गया है, दोनों तरीके से मैंने इसको समझाया गया है, और इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, जिससे कि इजीली आप इसको समझ जाएं। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा फ्रेंड्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है फ्रेंड, उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं। ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया दैट क्लीव्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट अलोंग विद द मॉलिक्यूल। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा प्रोटीन होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो फ्रेंड्स एंजाइम जितने होते हैं सारे प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। तो ये एक प्रोटीन है जो बैक्टीरिया क्या करता है, बनाता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और ये काम क्या करता है, डीएनए को कट करने के लिए। हम उसमें से उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से हम क्या कर लेते हैं, उसको आइसोलेट कर लेते हैं, और उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज करते हैं। तो बात करेंगे अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, तो फ्रेंड्स ये क्या करता है, एक तरीके से कट करने का काम करता है डीएनए को। तो टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो फ्रेंड्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर बात करते हैं तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। टाइप 1 होता है, दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए फार फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होती है, जहां पर से वो उसको सेलेक्ट करता है, जो रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है उससे दूर से क्या करता है, उससे थोड़ा डिस्टेंस से ही क्या करता है, कट करता है, जो टाइप 1 होता है। टाइप 2 क्या होगा, दीज एंजाइम कट ए स्पेसिफिक पोजीशन क्लोजर टू और विद द रिस्ट्रिक्शन साइट। ये क्या करता है, जो क्लोजर, जो स्पेसिफिक पोजीशन होगा उसके उससे क्लोजर, उसके नजदीक से क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये कट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। टाइप 3 में क्या होगा, दीज आर मल्टी फंक्शनल प्रोटीन्स विद 2 सब यूनिट्स। ये मल्टी फंक्शनल प्रोटीन, प्रोटीन तो सभी हैं, लेकिन मल्टी फंक्शनल प्रोटीन है जिसमें 2 सब यूनिट्स आपकी प्रेजेंट रहती है। अब फ्रेंड्स ये हमारा टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। अब इसके एप्लीकेशन भी हम जान लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एप्लीकेशन, तो हमारे पास सबसे पहले प्रोटीन इंजीनियरिंग में काम करता है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए काम करेगा, ड्रग डिस्कवरी के लिए काम करेगा। प्रोटीन इंजीनियरिंग सभी को पता है फ्रेंड्स कि प्रोटीन को हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हैं, और जो हमको रिक्वायर्ड प्रोटीन है, जो हमको जरूरत है, उस प्रोटीन को हम बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि हमने 2 अलग-अलग डीएनए लिए, 2 अलग जगह से हमने 2 अलग स्पीशीज के डीएनए हमने लिए और कंबाइंड करे, और एक नया डीएनए फॉर्मेशन किया, उसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं फ्रेंड्स। ड्रग डिस्कवरी, हम सभी को पता है फ्रेंड्स, जितने भी हम अभी जो भी डिजीज हैं, जो भी डिसऑर्डर हैं, उसके लिए हम कुछ नई ड्रग जो होते हैं डिस्कवर करते हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो काम करता है। जैसे आपके वैक्सीन फॉर्मेशन के लिए काम करता है, आपका एंटीबायोटिक्स बनाने के काम करता है, ये सारा आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, एक उनका बहुत बड़ा वहां पर रोल रहेगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड डीएनए लाइगेज की। ये डीएनए लाइगेज क्या चीज होती है, तो फ्रेंड्स डीएनए लाइगेज इज ए डीएनए ज्वाइनिंग एंजाइम। ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, डीएनए लाइगेज डीएनए को ज्वाइन करेगा, 2 डीएनए जो हमारे पास 2 फ्रेगमेंट है उनको ज्वाइन करेगा। जैसे ड्यूरिंग आरडीएनए फॉर्मेशन लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड टू लिंक द डीएनए सेगमेंट। जिस समय रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन हम करते हैं फ्रेंड्स, उस समय क्या रहता है, हमारा जो डीएनए सेगमेंट होता है, जो हम जोड़ेंगे, वो बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया गया है। जैसे डीएनए है और वेक्टर है। फ्रेंड्स जब डीएनए को वेक्टर से जोड़ा जाता है तो वहां पर भी लाइगेज एंजाइम क्या करता है, काम करता है। अच्छा, इसमें लाइगेज और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में फ्रेंड्स कंफ्यूजन नहीं होना है। रेस्ट्रिक्शन क्या करता है, कट करेगा, लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, जोड़ेगा। तो एग्जांपल क्या आता है, T4 लाइगेज इट कैन लाइगेट बोथ कोहेसिव एंड ब्लंट एंड। तो फ्रेंड्स ब्लंट एंड और कोहेसिव एंड्स हमारे पास होते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कोहेसिव एंड्स और ब्लंट एंड्स क्या होते हैं।
फ्रेंड्स कोहेसिव एंड्स को हम कई बार स्टिकी एंड्स भी बोलते हैं, और ब्लंट एंड्स क्या होते हैं, हमारे जो स्टिकी एंड्स फॉर्मेशन नहीं होते उनको हम ब्लंट एंड फॉर्मेशन बोलते हैं। कोहेसिव एंड्स में आपके पास जो स्टिकी एंड्स जनरेट होंगे, आपस में जो एंड्स बनेंगे फ्रेंड्स वो स्टिकी होंगे, और जो ब्लंट एंड्स होंगे वो स्टिकी नहीं होते हैं, वो सिंपल आपके जैसे वेक्टर में शो हुए हैं, अभी मैंने दिखाए हैं, इस तरीके के एंड्स होते हैं। तो इसको हम आगे लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे कि ब्लंट एंड और कोहेसिव क्या चीज होती है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या चीज है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूजिंग टू डिफरेंट डीएनए। तो फ्रेंड्स इसमें हम दो डिफरेंट डीएनए सेगमेंट यूज करते हैं डिफरेंट स्पीसीज की, और कंबाइन कर देते हैं नए डीएनए बनाने के लिए, जो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, शो करता है। दो जो हमने डीएनए लिए हुए हैं उसका दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करेगा दोनों स्पीसीज में, उस स्पीसीज में जो पर्टिकुलर हम फाइनलाइज बनाते हैं। इट इज मेनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग मेनली हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब बात करते हैं एंजाइम यूज्ड इन आरडीएनए। तो फ्रेंड्स जो एंजाइम हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं वो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर्स एंजाइम्स भी यूज होते हैं, और वेक्टर्स भी यूज होते हैं, और कॉम्पिटिनेंट सेल भी यूज होते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो क्या रहता है फ्रेंड, कटिंग करने के लिए, और लाइगेज एंजाइम उसमें कंबाइन, तो दोनों एक साथ मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। वेक्टर क्या होगा फ्रेंड, जो कैरियर की तरह काम करेगा। कॉम्पिटिटेंट सेल क्या होता है, होस्ट सेल, जिसमें हम क्या करते हैं पर्टिकुलर अपना आरडीएनए उसमें हम डालते हैं, जिसमें हम इंसर्ट करते हैं। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है फ्रेंड्स, देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग। जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा हमारा, ठीक है। लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इन वेक्टर बाय वेरियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेशन करेंगे, और हम क्या करते हैं लाइगेशन काम करते हैं जोड़ने के लिए, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी हम यूज करते हैं उसको कट करने के लिए वेक्टर। तो फ्रेंड्स दोनों को आगे बढ़ाएंगे हम। आगे बढ़ाने के लिए तो हमारे पास क्या रहता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, आरडीएनए रहेगा, और ट्रांसफर करेंगे उसको हम होस्ट सेल के अंदर। जब हम आगे हमको जरूरत पड़ेगी तो हम उसको हम होस्ट सेल के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन क्या रहेंगे हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेडिसिन में, तो मेडिसिन फार्मा फील्ड में अगर हम बात करेंगे तो क्या काम करता है हमारा जो जेनेटिक, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प्स टू मैन्युफैक्चर वेरियस ड्रग्स। कई सारी ड्रग्स को बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग काम करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम कई डिफरेंट जो हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं अलग अलग जो कैटेगरी की या हमारे पास क्लास की जो ड्रग्स होती हैं उनको हम बनाते हैं। इट हैज टू क्रिएट एनिमल्स मॉडल दैट शो सिमिलरिटी विद ह्यूमन स्टडी क्राइटेरिया। फ्रेंड्स हमको किसी भी ड्रग को टेस्ट करने के लिए, अच्छा देखिए फ्रेंड्स हम किसी ड्रग को बनाते हैं, कोई नई ड्रग मॉलिक्यूल आता है तो उसमें उसको हमको टेस्ट भी करना है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे एनिमल्स मॉडल्स फॉर्मेशन करते हैं जो सिमिलरिटीज दिखाते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह। ह्यूमन बींग्स की जो फिजियोलॉजी और जो मॉर्फोलॉजी जो रहती है उसमें हम कुछ कुछ उसमें सिमिलरिटीज लाते हैं, जो उसमें इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या इंटरनल जो साइट्स होती हैं जहाँ पर ड्रग्स एक्ट करती है उसको हम क्या करते हैं, सिमिलर फॉर्मेशन करते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हम ये काम कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो, हम हमको ह्यूमन बींग्स की, जब हम ह्यूमन बींग्स को हम क्या कर सकते हैं, वो ड्रग्स के लिए हम ट्रायल ना करना पड़े। जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प्स टू प्रोड्यूस ह्यूमन हार्मोन्स और एंजाइम। ह्यूमन हार्मोन्स को बनाने के लिए और ह्यूमन एंजाइम्स को बनाने के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं काम करता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। फ्रेंड जेनेटिक इंजीनियरिंग आपका जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं फ्रेंड, जो ह्यूमन बींग्स में जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जीन की वजह से, जीन सीक्वेंसिंग की वजह से, जो आपके बेस पेयर की वजह से बदलाव होने की वजह से जो उसमें डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको भी ठीक करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प लेते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्टेन्ड, और आपका हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें पहले से डिजीज हो, या वो हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, अगर हम उसमें कुछ बदलाव लाने हैं, कोई एनिमल हो या कोई प्लांट हो, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड हम उसको कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीन, आपकी जितनी भी वैक्सीन होती हैं, जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से बनाई जाती हैं। और लास्ट जो रहेगा, मेडिसिन लाइक इंसुलिन कैन बी ऑब्टेन्ड लिव विदाउट सैक्रिफाइसिंग और यूज ऑफ एनिमल। फ्रेंड्स सबसे पहली बड़ी चीज ये है, बात ये है कि हम जब इंसुलिन हम आइसोलेट करते हैं, जब इनिशियल फेज थी, जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हमारा इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था, तो हम
कई चीज़ों को एनिमल से क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करने के बाद हम एनिमल से उसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम इंसुलिन को लैब में फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेबोरेटरी स्केल, बल्क स्केल पे हम, लार्ज स्केल पे हम उसको बना सकते हैं, और जिससे कि डिमांड भी फुलफिल हो जाए और हमको एनिमल्स का यूज़ भी नहीं करना पड़े। तो फ्रेंड्स, एनिमल्स को ना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ना एनिमल का यूज़ करना पड़ेगा, और जो कॉस्ट हो जाएगी वो भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ये यहीं पर ही कंप्लीट होता है, जो मेडिसिन के अंदर हमारे जो एप्लीकेशन हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स, उसको हम अगले लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी कैसा लगा? अगर आपको लेक्चर पसंद आया और समझ में आया तो आप सभी लोग कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और कोई अगर ऐसा कंफ्यूजन या कोई डाउट ऐसा रहता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें मिलते हैं। तो अभी यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।